Hello everyone, welcome to all of you from MDM Higher Education College. I am Rajdeep, your physics lecturer, and we were on third book of BSc third year electronics. So let's start next topic semiconductor. But before next topic we shall discuss previous topic. Previous topic हमने बैंड एंड गैप को समझा था, उसके बाद हमने इंसुलेटर और कंडक्टर इनके ऊपर डिस्कशन किया था। तीसरी जो कैटेगरी थी, तीसरा जो क्लासिफिकेशन था सेमीकंडक्टर, वो देखते हैं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो थर्ड हमारे पास कैटेगरी होती है सेमीकंडक्टर। जिसको हिंदी में कहते हैं अर्धचालक। इसका डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया था लास्ट क्लास में, फिर से देख लेते हैं। एनर्जी गैप इंसुलेटर से तो कम होता है लेकिन कंडक्टर से ज़्यादा होता है। लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर टेम्परेचर 0 है, यानी कि परम शून्य ताप पर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो होते हैं वैलेंस बैंड में। ठीक है ना, वैलेंस बैंड में होते हैं तो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन होएगा नहीं। यहाँ पे जितने भी आप इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो ना, ये कहाँ मिलेंगे? ये आपको वैलेंस बैंड में मिलेंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। कंडक्शन बैंड जो है वो खाली रहता है। अब कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो करंट शो नहीं करेंगे, करंट को फ्लो नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये शिफ्ट होके यहाँ पे कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं, जिससे ये कंडक्टिविटी या चालकता प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। एनर्जी गैप तो पता चल गया होगा आपको, वो किसके इक्वल है? इसका अप्रोक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। इसके एग्जांपल हैं जर्मेनियम हो गया, जिसका अभी हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस क्लास में, सिलिकॉन हो गया, और कुछ एलॉयड होते हैं जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड। ये सारे के सारे क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। ओके, इसकी जो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁻⁻1 से लेके 10⁻⁷ ओम मीटर होती है। और कंडक्टिविटी इसकी उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10⁻1 तो 10⁻⁷ मोल मीटर। ठीक है ना, तो ये आपको डेटा याद रखना है। इसका कंडक्टिविटी भी ज़्यादा नहीं है और रेजिस्टिविटी भी इसकी ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, कंडक्टिविटी इसकी कंडक्टर से कम है और रेजिस्टिविटी इसकी कंडक्टर से ज़्यादा है। इसके बाद इसमें आपको डिस्कस करना है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका होता है नेगेटिव, यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस केस में क्या होगा, कंडक्टिविटी जो है इसकी वो भी बढ़ती है। ठीक है ना, अब आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम में कि टेम्परेचर बढ़ाने पे किस किस की कंडक्टिविटी बढ़ती थी और किस किस की कम होती थी। टेम्परेचर बढ़ाने पे इंसुलेटर यानी कुचालक की कंडक्टिविटी बढ़ती थी, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन जो कंडक्टर थे उनकी कंडक्टिविटी कम होती थी। क्यों? उसका रीज़न ये था कि फ्री इलेक्ट्रॉन तो पहले से ज़्यादा थे, एनर्जी देंगे यानी टेम्परेचर से एनर्जी देंगे तो उनमें टक्करों की संख्या बढ़ जाती थी, कॉलिजन नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाते थे, जिससे एनर्जी लॉस होता था और कंडक्टिविटी लेस होती थी। बट यहाँ पे क्या है, सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड है ना, उसमें ऑलरेडी बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और टकरें होंगी यहाँ पे भी, ऑब्वियसली कॉलिजन होएगा, लेकिन जो ग्रोथ है ना फ्री इलेक्ट्रॉन की वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाने पे यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है।
और टेम्परेचर बढ़ाने पे आपको ध्यान रखना है इसकी कंडक्टिविटी एक्सपोनेंशियल रहेगी, यानी कि चरघातांकी रूप से बढ़ती है। तो ये था सेमीकंडक्टर, और आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाना है इसके। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें क्या है। सो लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, नैज अर्धचालक। इससे पहले अपने डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें दो तरह के सेमीकंडक्टर आपके होते हैं। एक तो होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, यानी कि नैज अर्धचालक की। इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन थे, जब हमने उनको एनर्जी दी तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, लेकिन जिस प्लेस से इलेक्ट्रॉन गए हैं उस प्लेस को क्या होता है। पहली बात तो डायग्राम बना के समझाता हूं आपको मैं। ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। हमने एनर्जी दी, ओके, ये हमने क्या दे दी, एनर्जी दे दी इसको। एनर्जी देने पे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, तो इधर क्या होगा, इधर बनता है इलेक्ट्रॉन साइट, यानी कि एक रिक्त स्थान बनता है। इस इलेक्ट्रॉन साइट को क्या बोलते हैं, होल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। होल क्या होते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए हैं वहां पे एक साइट होती है, एक रिक्त स्थान होता है। इलेक्ट्रॉन साइट जो होता है उसी को क्या कहते हैं, यहाँ पे होल कहते हैं। इसका चार्ज नेगेटिव है तो इसका चार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों करंट को फ्लो होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। करंट फ्लो होता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, एज वेल एज होल की वजह से। होल का मोशन कैसा होता है इसको समझने के लिए यहाँ पे डायग्राम है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे जर्मेनियम का डायग्राम दे रखा है। जर्मेनियम में आपको पता ही है, इसके जो आउटर शेल था या इसका जो बाह्य कक्ष था उसमें 4 इलेक्ट्रॉन बच गए थे लास्ट में, ठीक है ना, 4s2 4p2, तो 2 + 2 4। तो यहाँ पे देख रहे हो 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे आपको इसके, 1 2 3 4। अब इसका वैलेंस कितना है, 4 है, तो साथ वाले जर्मेनियम एटम से 4 वैलेंस ले गई है, क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। क्या बनेगा, संयोजकता बंध बना देगा। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। तो इसके बाद ये बन के कोवलेंट बॉन्ड। अब जब हम इसको एनर्जी देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी डायग्राम दे रखा है जर्मेनियम का, कोवलेंट बॉन्ड दिखा रखे हैं। इसके 4 संयोजकताएं होती हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है। ये बिल्कुल कार्बन की तरह ही होते हैं, क्योंकि जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये जितने भी सेमीकंडक्टर है ना, ये 4th ग्रुप में आते हैं, जिस ग्रुप में कार्बन था। ये पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप में ही है जहाँ पे कार्बन होता है। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कार्बन सेमीकंडक्टर क्यों नहीं होता। कार्बन सेमीकंडक्टर इसलिए नहीं होता क्योंकि इसका एनर्जी गैप 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसलिए कार्बन का जो आइसोमर्स होता है, जो डायमंड जिसको बोलते हैं, हीरा, वो सबसे बड़ा इंसुलेटर होता है, सबसे बड़ा कुचालक माना जाता है। उसमें करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होता। यहाँ पे क्या है, ये अर्धचालक है क्योंकि इनके एनर्जी गैप कितना है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब होता क्या है, ये डायग्राम आपको ढंग से समझना है कि हमने क्या किया, इसको एनर्जी दी। क्या दी हमने इसको, एनर्जी। एनर्जी देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन मान लो, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, हमने एनर्जी दी। एनर्जी देने के बाद इसका एक डायग्राम और होना चाहिए था, ये रहा। यहाँ पे ये जर्मेनियम का क्रिस्टल है, और ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो आप यहाँ पे,
इसको हमने यहाँ पे एनर्जी दी। एनर्जी देने के बाद ये जो ब्लैक कलर का इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ये कहाँ पहुँच गया, बी पे पहुँच गया। फिर बी को ये एनर्जी दे के वापस कहाँ पे पहुँच गया, सी पे पहुँच गया। सी से ये डी पे आ गया। यानी इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो क्या है, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया। इस डायग्राम में आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद होल देखते हैं। होल का पाथ कैसे होएगा, होल का पाथ ये होएगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन साइट यानी कि एक रिक्त स्थान बनेगा, जिसका कारण सबसे पहला होल बन रहा है डी पे। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब फिल हो जाएगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन, मान लो इधर का इलेक्ट्रॉन इधर फिल हो गया तो इधर एक होल बन गया, यानी कि अब होल कहाँ पे है, सी पे है। अब बी का इलेक्ट्रॉन जब इस पे आ जाएगा, ये फिल हो जाएगा, रिक्त स्थान कहाँ पे हो गया, बी पर हो गया, यानी कि साइड कहाँ बन गई, बी पे। तो अब यहाँ पे बी पे हमारा होल आ गया। ए का इलेक्ट्रॉन जब बी पर पहुँचेगा तो ये फिल हो जाएगा, लेकिन साइड कहाँ पे बन गई, ए पे बन गई। तो यहाँ पे फिर ये ए बन जाएगा। इस तरह से ए पे भी इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से आएगा तो ये फिल हो जाएगा, उधर एम्प्टी स्पेस यानी कि रिक्त स्थान बन जाएगा, यानी कि साइड बन जाएगी। तो होल का पाथ यहाँ पे क्या है, बी सी डी सी बी है, और इसका उल्टा इलेक्ट्रॉन का पाथ यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी है। तो ये था हमारा होल का कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ पे देखो मैंने शो कर रखा है, ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना, एस्बेस्टोस, और ये इनका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है। यहाँ पे पता चलेगा आपको एनर्जी गैप कार्बन का बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। बाकी सारे के सारे क्या हैं, अप्रोक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक है चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर क्या होते हैं, चार्ज कैरियर यहाँ पे चार्ज को कैरी करना, यानी कि चार्ज को कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना। अगर चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होएगा। आपको पता ही है, 10th क्लास में पढ़ा था आपने, जब चार्ज मूव होता है तो क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो चार्ज कैरियर वहाँ पे हम पढ़ते थे इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं होल, ठीक है ना। तो इनका जो मोशन है मैंने आपको सारे डायग्राम में समझा दिया कि कैसे कैसे मूव होते हैं। चार्ज कैरियर में आप ये चीज़ ध्यान रखना कि ये बात एक इलेक्ट्रॉन की नहीं चल रही, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और बहुत सारे होल है। इनका जो ग्रुप है ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, चार्ज कैरियर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है सारी इसकी कैसे होती है, और आप इसमें अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लेना। ये था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर सेमीकंडक्टर। दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे हल्का सा, बाकी डिटेल हम बाद में देखेंगे इसकी। सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। सेमीकंडक्टर। अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन साइट बनती है यानी कि रिक्त स्थान होते हैं, वहाँ पे क्या बनते हैं, होल बनते हैं। इस डायग्राम से आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस छोड़ेंगे यानी जितनी साइट्स बनेगी उतने ही होल क्रिएट होंगे, उतने ही होल बनेंगे। और अपने ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वी कैन से दैट कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है नंबर ऑफ होल के। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के इक्वल है तो उस टाइप के सेमीकंडक्टर को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि यहाँ पे Ne इक्वल होता है NH के। Ne यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या कंसंट्रेशन ही बोलते हैं इसको कभी कभी, ये वर्ड बहुत बार यूज होएगा, ध्यान रखना। कंसंट्रेशन और डेंसिटी सेम ही चीज़ होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है और ये होल की डेंसिटी है, ये क्या होते हैं यहाँ पे इक्वल होते हैं। लेकिन एक्सट्रिंसिक के केस में क्या होता है कि Ne नॉट इक्वल्स टू NH होता है, यानी कि होल की डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इक्वल नहीं होती। इसका रीज़न ये है कि इसमें हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, यानी कि कुछ अशुद्धि मिलाते हैं। इसमें क्या करते हैं, अगर हमें कुछ ऐसा करना है कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएं
तो हम इसमें क्या करते हैं, पेंटावेलेंट कोई एलिमेंट मिक्स कर देते हैं जिसके 5 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। लेकिन अगर हमें चाहिए कि ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें नंबर ऑफ होल ज़्यादा हो या होल की डेंसिटी ज़्यादा हो, तो हम इसमें ट्राईवेलेंट कोई एलिमेंट मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फर्मी डिराक उजरा वितरण या फर्मी स्तर, फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फर्मी लेवल। तो ये बेसिकली क्या है, इसमें पहले मैं आपको एक एक वर्ड का मतलब बता देता हूँ। फर्मी क्या होता है, फर्मी होता है जो फर्मी डिराक सांख्यिकी को संतुष्ट करते हैं, यानी कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को सेटिस्फाई करते हैं। फर्मी वो पार्टिकल्स होते हैं, फर्मियोन कहते हैं जिसको, जिसका स्पिन जो होता है वो हाफ होता है। स्पिन जो होता है एस, अगर हाफ है 3/2 है तो उनको फर्मियोन बोलते हैं। आगे आप पार्टिकल पढ़ोगे, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना, बहुत सारे और पार्टिकल आएंगे, पॉजिट्रॉन, ठीक है ना, अल्फा बीटा, ये सब पार्टिकल्स आप बाद में पढ़ोगे। तो इसमें से कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनका स्पिन जो होता है वो हाफ होता है, 3/2 होता है, ठीक है ना। और कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनका स्पिन जो होता है वो इंटीजर होता है, 0 1 2 3 4 ऐसा होता है। तो जिनका स्पिन 0 1 2 होता है, 3 होता है, वो तो होते हैं बोसॉन। और बोसॉन पार्टिकल बोस स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे फर्मी हॉर्न्स हैं जिनका स्पिन जो होता है वो हाफ इंटीजर होता है, वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, वो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, यानी कि फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। तो ये होता क्या फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, ये देख लेते हैं। इसमें ये एक तरीके का फॉर्मूला है जिसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, F = 1/e⁻E EF/kT+1। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपको एक एक वर्ड का मतलब समझना है। E होती है एनर्जी, पता ही होगा आपको, किसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ओके। F यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, यानी कि एक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, वो होता है Fe। Fe को क्या बोलते हैं, एक तरीके की प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे या होने की क्या प्रोबेबिलिटी है जिसकी एनर्जी E हो, ओके। तो ये हमारा Fe हो गया। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कई बार ये ना प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज़ करेगा, कई बार ये वर्ड यूज़ करेगा नंबर ऑफ स्टेट, कई बार ये वर्ड यूज़ करेगा डेंसिटी। ये तीनों चीज़ें एक ही है, आप कंफ्यूज मत होना। कभी ये प्रोबेबिलिटी यूज़ करेगा वर्ड, कभी ये डेंसिटी यूज़ करेगा, कभी ना कभी ये कंसंट्रेशन यूज़ करेगा वर्ड, कभी ना कभी ये नंबर ऑफ स्टेट यूज़ करेगा। ये चारों के चारों वर्ड सेम ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे है ई मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। EF होती है फर्मी लेवल एनर्जी। ये क्या होती है मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। डिवाइडेड बाय KT, के यहाँ पे होता है बोल्टेजमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻23 जूल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1.38 × 10⁻33 जूल पर केल्विन, सॉरी 23। T यहाँ पे टेम्परेचर है जो केल्विन में लेते हैं, +1। यानी हमारे पास ये सारी वैल्यूज है, तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि उस टाइप के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जिनकी एनर्जी E है। आपको यहाँ पे कुछ केस डिस्कस करने हैं। पहला केस है यहाँ पे T = 0, जब टेम्परेचर क्या हो 0 हो। तो 0 अगर टेम्परेचर है यहाँ पे तो ये चीज़ डिवाइड में है, तो 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होता है तो आप ऐसी वैल्यूज निकाल सकते हो, बट ऐसी गलती मत करना। इसमें वापस से 2 सब केस बनेंगे। एक तो है व्हेन E less of EF, सेकेंड केस है व्हेन
ई ग्रेटर हो ए एफ से। ओके, तो अगर ई लेस है ए एफ से तो यहां समझते हैं इसको, टी हो गया 0, ई रेस्ट पावर ई माइनस ई एफ ओवर के टी क्या हो जाएगा, देखो ये चीज नेगेटिव है तो ये 0 होगा, ये हो गया 0, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन कौन सा इनफाइनाइट होएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट, यानी ये बन जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस नेगेटिव इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा 1 ओवर ई रेस्ट पावर इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 1 ओवर इनफाइनाइट, और ये बन जाएगा 0। यानी कि इस फॉर्मूले में ये सारा पार्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ई एफ की वैल्यू, एफ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इस बेस पे एफ ई की वैल्यू आ जाएगी 1। यानी ऐसे बहुत से इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी एनर्जी क्या होएगी, ई होएगी इस केस में। इसके बाद सेकंड केस हमारा टी 0 है और ई ग्रेटर है ए एफ से, तो सब कुछ वैसे ही रहेगा। यहाँ पे ई पे क्या आ जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव होते ही यहाँ पे ये क्या बनेगा, ई रेस्ट पावर इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा ये। और आपको पता ही है इस फॉर्मूले में अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट प्लस 1 कितना होता है, इनफाइनाइट, और 1 ओवर इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है जिसमें टेम्परेचर 0 हो और ई ग्रेटर हो ए एफ से, और ऐसे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यानी कि फुल होती है, जिसमें एनर्जी क्या हो, ए एफ से लेस हो और टेम्परेचर क्या हो, 0 हो। एक तीसरा केस तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। व्हेन ई इक्वल्स टू ए एफ, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएं तो E माइनस ई एफ कितना हो जाएगा, 0, ई रेज़ टू पावर 0 यानी कि 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो एफ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो यहां पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एफ इक्वल्स टू 1/2, और यहीं से डेफिनेशन बनती है फर्मी लेवल एनर्जी की। फर्मी लेवल एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जिसपे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 1/2 हो। तो इसको कहते हैं फर्मी लेवल एनर्जी। Now let's see next topic, position of Fermi level in intrinsic semiconductor, नैच अर्धचालकों में फर्मी स्तर की स्थिति। तो ये जो फर्मी स्तर है, एनर्जी लेवल था, फर्मी एनर्जी लेवल, ये कहाँ होता है, इसकी पोजीशन कहाँ होती है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ये हम पता लगाएंगे। तो इससे पहले जो हमने फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था, उसमें ई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हमने क्या पता लिखी थी, एफ ई इक्वल्स टू 1 ई रेज़ टू पावर ई माइनस ई एफ ओवर के टी प्लस 1। ये हमने रिजल्ट हमने इससे पहले टॉपिक में देखा था। यहाँ पे 1 बाय 1 सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ए यहाँ पे क्या था, एनर्जी किसकी थी, इलेक्ट्रॉन की। ई एफ फर्मी एनर्जी है, के बोल्टजमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है इन केल्विन, और एफ क्या शो करता है, प्रोबेबिलिटी को। कौन सी प्रोबेबिलिटी को, इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी को, जिसकी एनर्जी क्या हो, ई हो। ई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे एफ ई है। ओके, तो अब अपने डिस्कस करते हैं
कि सपोज कर लेते हैं कि n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अगर पर वॉल्यूम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है यहाँ पे, तब यहाँ पे देखो एक तो है वैलेंस एनर्जी और एक है कंडक्शन एनर्जी। यानी जो वैलेंस बैंड है इसके सबसे टॉप लेवल की एनर्जी क्या है, eV है, और ये जो कंडक्शन बैंड है इसके जो सबसे लोवेस्ट लेवल है इसकी एनर्जी क्या है, EC है। तो eV एनर्जी के इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी अपने यहाँ राइट करें तो ये बनेगी FeV इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है तो यहाँ पे n लिखेंगे, और एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, n का मल्टीप्लाई कराएंगे हम n इंटू प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/e⁻, e की जगह आ जाएगा EV माइनस EF ओवर KT प्लस 1। इसी तरीके से ये जो कंडक्शन बैंड है इसके सबसे लोवेस्ट लेवल की एनर्जी EC है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो अपने नोट कर लेते हैं। वो हो जाएगी FeC इक्वल्स टू n इंटू 1/e⁻ माइनस EF ओवर KT प्लस 1। अब आपको पता ही है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यहाँ पे n होते हैं। तो इसको अगर मैं डिनोट करूँ NV से, और अगर इसको मैं डिनोट करता हूँ NC से, तो आपको पता ही है इन सब का टोटल क्या होएगा, इन सब का टोटल हो जाएगा कैपिटल N। ओके, क्योंकि NV और NC मिलकर क्या होंगे, N ही तो बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो हमने सोच लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो EV में है, और एक हमने सोच लिया इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, EC में है। यानी EV एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन NV है और EC एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन NC है। बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि बीच वाला जो एरिया होता है वो फॉरबिडन एरिया होता है, ठीक है ना, वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बीच की बात नहीं कर रहे अपने। इन दोनों का सम किसके इक्वल होएगा, कैपिटल N के। तो यहाँ पे इन दोनों का सम किसके इक्वल है, कैपिटल N के इक्वल है। तो वी कैन राइट N इक्वल्स टू NV प्लस NC। अब इनकी वैल्यू दे देते हैं। N की वैल्यू N ही है। ओके, तो NV की वैल्यू क्या थी, N ओवर e⁻EV माइनस EF ओवर KT प्लस 1, और इसकी वैल्यू क्या थी, N ओवर e⁻EC माइनस EF ओवर KT। ये सारे n कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट जो आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि ये मल्टीप्लाई होगा इधर 1 से, तो e⁻EC माइनस EF ओवर KT, इसका मल्टीप्लाई और साथ में प्लस 1 भी है, इसका मल्टीप्लाई इधर होएगा तो ये बन जाएगा e⁻EV माइनस EF ओवर KT प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे भी मल्टीप्लाई होएगा क्योंकि बटरफ्लाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। इसका जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होएगा तो पावर्स का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो ये फाइनली बनेगा e⁻EV प्लस EC माइनस, इसका भी प्लस करोगे तो माइनस 2EF ओवर KT। फिर इसका जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा
ई वी माइनस ई एफ ओवर के टी। और इस 1 का जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा प्लस ई रेस्ट पावर ई सी माइनस ई एफ ओवर के टी। फिर लास्ट में 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये किससे मल्टीप्लाई होएगी? ये मल्टीप्लाई होएगी इस 1 से। तो ये बन जाएगा ई रेस्ट पावर ई वी प्लस ई सी माइनस 2 ई एफ ओवर के टी प्लस ई वी माइनस ई एफ ओवर के टी ई सी माइनस ई एफ ओवर के टी प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू, न्यूमिनेटर में क्या था? न्यूमिनेटर में ये वैल्यूज थे, इसको दोबारा लिख देते हैं। ई रेस्ट पावर ई सी माइनस ई एफ ओवर के टी प्लस ई रेस्ट पावर ई वी माइनस ई एफ ओवर के टी, और साथ में प्लस वन यानी कि 2 हो गया। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये टर्म कैंसिल हो रही है इस टर्म से, और ये टर्म कैंसिल हो रही है इस टर्म से। ये 1 इस 2 से सब्ट्रैक्ट होके 1 बन जाएगा। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? ये आ जाएगा ई रेस्ट पावर ई वी प्लस ई सी माइनस 2 ई एफ ओवर के टी इक्वल्स टू, क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। ठीक है, दिस इंप्लाइज ई रेस्ट पावर ई वी प्लस ई सी माइनस 2 ई एफ ओवर के टी। मे आई राइट ई रेस्ट पावर 0, क्योंकि 1 किसके इक्वल होता है? ई रेस्ट पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अब हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं इसको। जैसे ही कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ई वी प्लस ई सी माइनस 2 ई एफ दैट इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज ई एफ, अगर ई एफ को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ई सी प्लस ई वी ओवर 2 के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो फर्मी लेवल की एनर्जी है ये कहाँ होती है? ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, यानी कि नैज अर्धचालक में ये जो एनर्जी है ये EC और EV के बीच में होती है। यानी डायग्राम में आपको समझ आ गया होगा, ये जो डायग्राम था कि ये जो EF है ये एग्जैक्टली किसके बिटवीन है? EC और EV के बीच में। तो ये हमारा था पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आप इसको नोट कर लो। इसके बाद ये टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।